बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, मैं प्रोफेसर अमार अमान यूनिक फिज़िक्स डिपार्टमेंट की तरफ से आज हमारा सेकंड ईयर का टॉपिक नंबर 12.3 है टॉपिक, और टॉपिक का नाम है जी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। हमने इससे पहले भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जिक्र किया था कि स्ट्रेंथ ऑफ द फील्ड, कि फील्ड कितना स्ट्रॉन्ग है, मतलब एक चार्ज अपने फील्ड के अंदर दूसरे चार्ज के ऊपर कितनी फोर्स अप्लाई कर सकता है, दैट इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, या फिर इसको हम नाम देते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ये फील्ड की शिद्दत क्या है। अब उसके लिए हमने एक तरीक़ेकार ये सीखा था कि हम चार्ज के इर्द गिर्द स्पॉट्स लगाते थे, डॉट्स वगैरह लगा के हम मेंशन करते थे कि फील्ड कितना स्ट्रॉन्ग या वीक है। अब जहाँ पर डॉट्स की तादाद ज़्यादा है वहाँ पर फील्ड स्ट्रॉन्ग है, और जहाँ पर डॉट्स की तादाद कम होती है वहाँ पर फील्ड वीक है। लेकिन इस तरीक़ेकार में प्रॉब्लम एक छोटा सा है। वो प्रॉब्लम ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है ना, वो हमें प्रोवाइड करती हैं इंफॉर्मेशन दो चीज़ों के बारे में। पहली, वो हमें प्रोवाइड करती हैं फील्ड स्ट्रेंथ में, डॉट भी बता रहे थे। लेकिन डॉट्स में जो प्रॉब्लम ये है वो ये कि डॉट्स जो हैं वो डायरेक्शन को मेंशन नहीं कर रहे। तो इस प्रॉब्लम को जो सॉल्व करने के लिए माइकल फैराडे ने एक मैप बनाया था। माइकल फैराडे वाज अ ब्रिटिश साइंटिस्ट, ठीक है। तो ब्रिटिश फिजिस्ट थे, उन्होंने ये हमें तरीक़ेकार बताया कि आप चार्ज के इर्द गिर्द लाइन्स ड्रॉ कर लें। इसको मैप भी कहते हैं, इनको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी कहते हैं, इन्हीं को लाइंस ऑफ फोर्स भी कहते हैं, ठीक है। डिफरेंट सिचुएशंस के लिए हम डिफरेंट नाम यूज़ कर सकते हैं, डजंट मैटर, चीज़ एक ही है। नेक्स्ट बच्चों, इसमें करना क्या है, उन तरीक़ेकार ये है कि आपने सबसे पहले एक चार्ज जिसका आपने फील्ड ड्रॉ करना है। ये आपके पास लेट से एक पॉजिटिव चार्ज है। आप इस पॉजिटिव चार्ज के इर्द गिर्द आप कोई भी पॉइंट चार्ज यूज़ कर लें। आप पॉइंट चार्जेस इसके इर्द गिर्द प्लेस करें। कोशिश करनी है कि तमाम तर पॉइंट चार्जेस को आपने इक्वली डिस्टेंस पे प्लेस करना है। अच्छा, ये इक्वल डिस्टेंस इनके आपस का नहीं हो रहा। इक्वल डिस्टेंस से मुराद है कि चार्ज से इनका डिस्टेंस इक्वल होना चाहिए। जितने भी आपने ये पॉइंट चार्जेस, जो टेस्ट चार्जेस प्लेस करने हैं, ये सारे के सारे इक्वल डिस्टेंस पर हों, एंड इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द चार्ज। ये जिस चार्ज का आपने इलेक्ट्रिक फील्ड आपने फाइंड करनी है इंटेंसिटी, उसके इर्द गिर्द इसको प्लेस करें। अब आपको पिछले टॉपिक में याद होगा, जितने भी आपके पास ये इलेक्ट्रिक टेस्ट चार्जेस होते हैं ये सारे के सारे पॉजिटिव होते हैं। तो मतलब आपने इस पॉजिटिव चार्ज के इर्द गिर्द ये पॉजिटिव चार्जेस प्लेस कर दिए, होगा क्या, पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल करता है। ये चार्ज सारे के सारे रिपेल होंगे। तमाम तर टेस्ट चार्जेस अपनी इनिशियल पोजीशन से रिपेल होंगे। अब रिपेल होने के नतीजे में क्या होगा, अब हमें इससे दो चीज़ें यहाँ से क्लियर हो जाएंगी। नंबर वन, ये तमाम तर टेस्ट चार्जेस बाहर की तरफ रिपेल हो रहे हैं। व्हाट डज इट मीन, पॉजिटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा बाहर की तरफ होती हैं। दूसरा जिस स्पीड के साथ मूव करेगा, मतलब जितनी तेज़ी से रिपेलियन होगी उतनी यहाँ पर फील्ड की स्ट्रेंथ होगी। ठीक हो गया ना, दो चीज़ें यहाँ पर अब आपको क्लियर हो जाएंगी। पहली, इन टेस्ट चार्जेस की मूवमेंट आपको ये बताएगी कि फोर्स की डायरेक्शन किस तरफ है। इसी वजह से हम इन लाइंस को क्या नाम दे रहे थे, हम इन लाइंस को दूसरा नाम दे रहे थे लाइंस ऑफ फोर्स। ठीक हो गया, कि फोर्स अप्लाई करते हैं और हमें डायरेक्शन पता लग गई टेस्ट चार्ज की मूवमेंट से। दूसरी चीज़ हमें क्या पता चलेगी, दूसरी चीज़ हमें यहाँ से ये पता चलेगी कि चार्ज के ऊपर, इस पॉइंट के ऊपर कितनी फोर्स अप्लाई हो रही है, टेस्ट चार्ज के ऊपर कितनी फोर्स एक्ट करेगी। और वो कौन बताएगा, वो बताएगा इस चार्ज की मूवमेंट की स्पीड, कि जितनी तेज़ी से रिपेल होगा इसका मतलब फोर्स उतनी ज़्यादा, स्लो मूव करेगा तो इसका मतलब फोर्स की अमाउंट कम। तो इन्हीं लाइंस को अगर हम ड्रॉ करें तो ये लाइंस फैराडे के मुताबिक कुछ यूँ है कि ये हमेशा पॉजिटिव चार्ज से रेडियली आउटवर्ड होती है, मतलब हर डायरेक्शन में इसमें से बाहर एमिट होंगी, लेफ्ट, राइट, अप, डाउन, हर डायरेक्शन में। और पॉजिटिव चार्ज के केस में इन तमाम तर लाइंस की डायरेक्शन हमेशा आउटवर्ड होती है। आउटवर्ड क्यों, क्योंकि जब आप इसके इर्द गिर्द प्लेस करते हैं टेस्ट चार्ज को, तो टेस्ट चार्ज हमेशा पॉजिटिव चार्ज से अवे मूव करता है। पॉजिटिव से अवे मूव करेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन हमेशा पॉजिटिव चार्ज के लिए अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज होती है, कि मतलब उनकी डायरेक्शन आप यूं कह लें, इट इज आउटवर्ड। इन द केस ऑफ नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज के जब आप टेस्ट चार्ज प्लेस करेंगे
तो क्या होगा, तमाम तरह टेस्ट चार्जेस अट्रैक्ट होंगे, क्योंकि जितने भी हम टेस्ट चार्जेस यूज़ करते हैं वो सारे के सारे पॉजिटिव होते हैं। नेगेटिव पॉजिटिव को अट्रैक्ट करता है, तो जब आप नेगेटिव चार्ज के लिए ड्रॉ करेंगे तो नेगेटिव चार्ज के लिए तमाम तरह इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन दैट विल बी रेडियली इनवर्ड, क्योंकि तमाम तरह डायरेक्शन जितनी भी आप इसके लिए ड्रॉ करेंगे वो सारी की सारी इनवर्ड होंगी, टूवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज होंगी, क्योंकि नेगेटिव चार्ज तमाम तरह टेस्ट चार्जेस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। तो तमाम तरह की डायरेक्शन आपने किधर बनानी है, इनवर्ड। अब डायरेक्शन तो होगी क्लियर, अब रह गई फील्ड इंटेंसिटी की बात, हाउ टू जज द फील्ड इंटेंसिटी। तो बच्चों उसके लिए तरीक़ेकार ये है कि आप यहाँ पर एक सर्कल ड्रॉ करें। चार्ज के केस में सर्कुलर नहीं होगा, स्फेरिकल बनेगा, क्योंकि चार्ज के इर्द गिर्द जो लाइंस निकलती हैं वो 2 डायमेंशनल नहीं है, वो 3 डायमेंशनल है, वो पूरा स्फेयर बनाएंगी। लेकिन जब आप पेपर वर्क कर रहे होते हैं तो हम ये कह देते हैं जी सर्कल ड्रॉ करेंगे, असल में वहाँ पे स्फेयर ही ड्रॉ होगा। अब इस सर्कल के अंदर अगर आप देखें तो तमाम तरह लाइंस का इस पॉइंट के ऊपर इसको कट कर रही हैं। अब इस पॉइंट पर लाइंस एक दूसरे से क्लोजर है एज कंपेयर टू अगर मैं सर्कल थोड़ा सा अवे ड्रॉ कर दूँ। अब ये 2 सर्कल्स हो गए, पहला और ये है सेकंड वन। अब फर्स्ट वन और सेकंड वन के दरमियान में डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा है। अब यहाँ पर आकर देखें लाइंस के दरमियान में जो सेपरेशन है वो भी बढ़ चुकी है। यहाँ पर लाइन नंबर 1, ये लाइन नंबर 2, लाइन नंबर 3, लाइन नंबर 4, 5, 6, 7, 8। अगर आप सर्कल नंबर 1 के ऊपर देखें तो लाइन 1 और 2 के दरमियान में डिस्टेंस बहुत कम है, लेकिन सर्कल नंबर 2 के ऊपर अगर आप देखें तो लाइन नंबर 1 और लाइन नंबर 2 में डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है। इसका मतलब जहाँ पर लाइंस एक दूसरे के क्लोजर हैं वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज़्यादा है, और जहाँ पर लाइंस एक दूसरे से अवे हैं वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कम। ठीक हो गया। तो अब आपने दोनों चीज़ें जज कर दी कि आपने मैग्नीट्यूड ऑफ द रिपल्शन फोर्स भी या अट्रैक्शन फोर्स उसको भी आपने फाइंड कर लिया, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का रूल क्या है, अगर तो लाइन एक दूसरे के क्लोजर हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज़्यादा होगी, फोर्स ज़्यादा अप्लाई होगी। और अगर लाइंस अवे हैं एक दूसरे से इसका मतलब वहाँ पर फील्ड वीकर है। दूसरी चीज़ डायरेक्शन की, पॉजिटिव चार्ज में से रेडियली आउटवर्ड और नेगेटिव चार्ज के लिए हमेशा इनवर्ड होती है, क्योंकि टेस्ट चार्ज पॉजिटिव यूज़ होता है, पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल करता है, और जब पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव को रिपेल करेगा इट विल बी अवे। और सिंगल चार्ज के केस में बच्चों ये लाइंस हमेशा स्ट्रेट होती हैं। सिंगल चार्ज के केस में ये लाइन सारी की सारी स्ट्रेट होती हैं, इधर यू आर टॉकिंग अबाउट द पॉजिटिव चार्ज और द नेगेटिव, दोनों के लिए सिचुएशन सेम होगी, दोनों के लिए ये लाइंस बिल्कुल स्ट्रेट है। लेकिन अगर आप कोई और चार्ज इनके पास प्लेस कर दें तो ऑब्वियसली लाइंस की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। सपोज अगर मैं 2 पॉजिटिव चार्जेस को एक दूसरे के क्लोजर प्लेस कर दूं, व्हाट विल हैपन, होगा यूं, अब इसमें से जो लाइन एमिट होकर स्ट्रेट इस डायरेक्शन में जा रही थी, यहां से भी इधर से स्ट्रेट आ रही थी, इन दोनों की डायरेक्शन एक दूसरे के ऑपोजिट, दे विल रिपेल ईच अदर। अब अगर ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करें तो होगा यूं, लाइंस डेविएट कर जाएंगी। अब आपने तो एक एक लाइन अभी तक ड्रॉ की, अगर हम सारी की सारी लाइंस ड्रॉ करें तो सारी की सारी लाइंस हमें एक जैसा ही हमें फिनोमेनन शो करेंगी कि तमाम तर लाइंस डेविएशन शो करती हैं। अगर तमाम तर लाइंस ही डेविएशन शो करना शुरू कर दें तो इसका मतलब अब ये लाइन स्ट्रेट तो ना रही, ये लाइन सारी की सारी स्ट्रेट नहीं रही। पहले ये लाइन स्ट्रेट थी जब सिंगल चार्ज का केस था, लेकिन जब आपने 2 चार्जेस को एक दूसरे के क्लोजर प्लेस किया तो ये लाइंस एक दूसरे से अवे मूव करना शुरू कर दी, और जब ये लाइंस एक दूसरे से अवे मूव करेंगी तो इनकी डायरेक्शन अब स्ट्रेट नहीं रही। अब डायरेक्शन अगर स्ट्रेट नहीं रही तो हमने डायरेक्शन फाइंड किस तरह से करनी है। फिर बच्चों आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन फाइंड करने के लिए टेंजेंट ड्रॉ करना होगा। यहाँ पर एक क्वेश्चन राइज होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के लिए हमने टेंजेंट क्यों ड्रॉ करना है, जिस डायरेक्शन में लाइन मूव कर रही है वही डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की होनी चाहिए। नो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। उसकी वजह ये है कि अगर हम रेडियल की बात करें कि वो कर्व पाथ की बात करें तो कर्व पाथ के अंदर कोई एक फिक्स डायरेक्शन तो नहीं होती। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कौन सी क्वांटिटी है, इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है तो ये लाजिम है कि उसकी एक ही डायरेक्शन हो। अब जो कर्व पाथ होता है, कर्व पाथ के ऊपर आपकी कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं है,
ठीक है। कर्व पाथ के ऊपर अगर आपने डायरेक्शन निकालनी है तो यहाँ पर आप टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, आपने इस पॉइंट पर फाइंड करनी है तो यहाँ पर आप टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, अगर आपने किसी और पॉइंट पर फाइंड करनी है तो यहाँ पर टेंजेंट ड्रॉ होगा। और टेंजेंट क्या होता है, उस सरफेस के ऊपर 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करता है। तो बच्चों यहाँ पर एक चीज़ और क्लियर हो गई कि अगर ये लाइन किसी और फोर्स की वजह से कर्व्ड हो जाए तो फिर आपने उनकी डायरेक्शन किस तरह फाइंड करनी होती है, आपने उनकी डायरेक्शन को फाइंड करने के लिए टेंजेंट को ड्रॉ करना। लाइन हमें सिर्फ और सिर्फ इंडिकेशन देगी, लेकिन आपने जिस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है, सपोज मैं इस पॉइंट पर फाइंड करना चाह रहा हूं तो यहां पर हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, ठीक होगा। और बच्चों ये दरमियान में ये जो स्पेस है दोनों चार्जेस के बिल्कुल सेंटर में, जहां पर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नहीं है, वैसे तो ये पूरा एरिया बनता है जहां पर ये कोई लाइन नहीं है, तो यहां पर इस पॉइंट के ऊपर जो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू होगी दैट विल बी 0, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डिफाइन कौन करता है, ये लाइंस। और जब इस रीजन के अंदर लाइन ही नहीं है तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ कितनी होगी, दैट विल बी 0। सेम इसी तरह की डायग्राम आपके लिए नेगेटिव चार्ज की बनेगी, और नेगेटिव चार्ज के लिए सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, इन एरोस की डायरेक्शन इनवर्ड होगी, टुवर्ड्स द चार्जेस होगी, बाकी सेम होगा। व्हाट इफ वी प्लेस टू ऑपोजिट चार्जेस, वन इज पॉजिटिव एंड द अदर वन इज नेगेटिव। अगर हम इन दोनों को प्लेस करें तो हमें पता है पॉजिटिव नेगेटिव को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। अब इस केस के अंदर क्या होगा, पॉजिटिव से निकलने वाली लाइन एंड होगी जाकर नेगेटिव पे। अगर पॉजिटिव से निकलने वाली लाइन नेगेटिव पे जाकर एंड हो, देन आप इन लाइंस को कुछ यूं ड्रॉ करेंगे, फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, एक लाइन स्ट्रेट, दोनों तरफ से कर्व लाइन, ठीक। फिर इसी तरह एंड सो ऑन, आप इसी तरह इसको कंप्लीट करेंगे आगे। और याद रखिएगा लाइंस की डायरेक्शन आपने हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ ड्रॉ करनी है। नेक्स्ट, ये लाइंस यहाँ पर इस एंड पर इनके लिए स्ट्रेट ही रहेंगी, पॉजिटिव से एमिट, नेगेटिव पे खत्म, पूरा का पूरा उसने कर्व लेकर यहाँ तक आना है, ठीक हो गया। और इसी तरह आप इस डायग्राम को यूं कंप्लीट कर देंगे। और बच्चों इसमें अगर आप चाहें तो कुछ लाइंस की तादाद को आप चाहें तो स्किप कर दें, क्योंकि इतनी ज़्यादा डायग्राम बनाने की हमें डिटेल में ज़रूरत नहीं है, सिर्फ एक कॉन्सेप्ट है जो आपको डिलीवर करना था, आई थिंक वो यहाँ से कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट बच्चों, इसमें कुछ पॉस्टुलेट्स हैं आपकी बुक के ऊपर मेंशन किए गए हैं। पहला पॉस्टुलेट ये स्टेट करता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑलवेज ओरिजिनेट फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज एंड एंड ऑन द नेगेटिव चार्ज, कि ये लाइंस पॉजिटिव चार्ज से ओरिजिनेट होती हैं, स्टार्ट होती हैं और नेगेटिव पे ख़त्म होती हैं, क्योंकि जो लाइन पॉजिटिव से स्टार्ट होगी उसने ख़त्म कहाँ पर होना, जाके नेगेटिव में। इन केस ऑफ अट्रैक्शन अगर आप यहाँ पर देखें तो लाइन पॉजिटिव से स्टार्ट हुई, ख़त्म कहाँ पर हुई, नेगेटिव पे। दूसरी चीज़, लाइंस की जो सेपरेशन है, लाइंस की जो आपस में सेपरेशन है, मतलब इन दो लाइंस के दरमियान में डिस्टेंस, इन दो लाइंस के दरमियान में डिस्टेंस, या यहाँ पर जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस हमें बताता है द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अगर तो सेपरेशन ज़्यादा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कम, और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे के क्लोजर है तो फील्ड विल बी स्ट्रॉन्गर। और चार्ज के इर्द गिर्द हमेशा, चार्ज के करीब करीब हमेशा फील्ड स्ट्रॉन्गर होता है। जैसे जैसे आप आगे जाते जाएंगे, लाइंस चूंकि अवे मूव कर रही हैं तो इनकी सेपरेशन बढ़ती जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमेशा सप्रेस हो जाती है, कम हो जाती है। नेक्स्ट बच्चों, इसमें थर्ड पॉस्टुलेट, अगर आपके पास एक स्ट्रेट दो आपके पास कंडक्टिंग प्लेट्स हों, चार्ज प्लेट्स हों, तो सपोज आपके पास कुछ सिचुएशन यूँ है कि आपके पास एक चार्ज प्लेट है, उसके ऊपर यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज, दूसरी एक चार्ज प्लेट है आपके पास नेगेटिव चार्ज प्लेट है, कि मतलब इस प्लेट के ऊपर यहाँ पर नेगेटिव चार्ज। अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा पॉजिटिव से किधर मूव करती हैं, नेगेटिव। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पॉजिटिव से नेगेटिव मूव करें तो इनकी सिचुएशन आपको कुछ यूँ नज़र आएगी, स्ट्रेट लाइंस बिल्कुल आप ड्रॉ करते हैं, ठीक होगा। ये स्ट्रेट लाइन बिल्कुल पॉजिटिव प्लेट से, इन केस ऑफ कैपेसिटर आप कह लें, आपने 10th में पढ़ रखे हैं कैपेसिटर, कि कैपेसिटर के केस में ये लाइंस बिल्कुल हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ स्ट्रेट होती हैं। लेकिन रियलिटी के बेसिस पर हमने ये नोट किया कि प्लेट्स के सेंटर वाले पोर्शन में लाइंस स्ट्रेट होती हैं, लेकिन जैसे जैसे आप एजेस की तरफ मूव करते हैं इनमें कर्व आना शुरू हो जाता है, और जितना ज़्यादा आप आउटवर्ड होंगे कर्व उतना प्रोमिनेंट, मतलब अब इस लाइन में अगर आप कर्व देखें तो कम है, आप ज़्यादा दूर सेंटर से गए, यहाँ कहीं पर सेंटर है इस कैपेसिटर का, सेंटर से आप ज़्यादा दूर गए
कर्व बढ़ गया। सेम इसी तरह लोअर एंड पर भी यूं ही होगा, कर्व लाइन, और लास्ट वाली जो कर्व लाइन होगी उसमें आपको बहुत ज़्यादा कर्व मिलेगा। उसकी वजह ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा सेंटर के अंदर, याद रखिएगा, स्ट्रेट होती हैं, और जब साइड्स की बात आती है तो कर्व होती है, क्योंकि फील्ड हमेशा स्फेरिकली फैलने की कोशिश करता है, लेकिन चूंकि दरमियान वाले पोर्शन के अंदर उसे कोई ऑप्शन नहीं मिलता तो इस वजह से वो स्ट्रेट रहता है। लेकिन साइड्स पर, एजेस पर हमेशा उसके पास जो मूवमेंट की कोई ना कोई रहती है, चांसेस रहते हैं, इस वजह से वहाँ पर वो रेडियल शो करता है। नेक्स्ट इस चीज़ की डायरेक्शन, तो डायरेक्शन शो करने के लिए हम क्या बनाते हैं जी, टेंजेंट बनाते हैं, ये नेक्स्ट पोस्टुलेट है। और लास्ट इसमें पोस्टुलेट बड़ा इंपॉर्टेंट है कि अगर आपने फील्ड की डायरेक्शन फाइंड करनी हो, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन फाइंड करनी हो किसी पर्टिकुलर पॉइंट के अंदर, मतलब सपोज मैं इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन फाइंड करूं तो यहाँ पर लेफ्ट से राइट नहीं है, आप यूं कहें कि ये एरो लेफ्ट से राइट मूव कर रहा है तो ये डायरेक्शन है, नो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको क्या करना होगा, आपने इस सरफेस के ऊपर टेंजेंट ड्रॉ करना है, और जो डायरेक्शन टेंजेंट की होगी वही डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की होगी। और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की एक ही डायरेक्शन है, सो दे कैन नॉट क्रॉस कट ईच अदर, मतलब कभी भी ऐसा नहीं होगा कि कोई दो लाइंस एक दूसरे को कट कर दें। क्यों? क्योंकि अगर दो लाइंस एक दूसरे को कट कर दें तो इसका मतलब यह है कि एक से ज़्यादा टेंजेंट ड्रॉ हो सकते हैं। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ उसकी। एक सपोज करें हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, दूसरी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इसके ऊपर से क्रॉस कट कर रही है। अब अगर आपने टेंजेंट ड्रॉ करना है तो टेंजेंट ड्रॉ करते वक्त आप जितने मर्जी टेंजेंट यहाँ पर ड्रॉ कर लें, ये एक ही पॉइंट पर टच कर रहे हैं, तो अगर एक से ज़्यादा टेंजेंट हो तो वो टेंजेंट नहीं होता। टेंजेंट क्या होता है कि जो स्फेरिकल लाइन के ऊपर सिर्फ एक पॉइंट पे टच कर सकता है। तो अगर दो लाइन दूसरे को कट कर जाएं तो कट करने का मतलब एक से ज़्यादा टेंजेंट बनते हैं, और एक से ज़्यादा टेंजेंट तो इसका मतलब एक से ज़्यादा डायरेक्शंस, और वेक्टर क्वांटिटी की एक से ज़्यादा डायरेक्शन तो नहीं होती, सिर्फ एक डायरेक्शन होती है। तो इसलिए हम ये डिफाइन करते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन नेवर क्रॉस ईच अदर, कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक दूसरे को कभी भी कट नहीं करते। फिर बच्चों इसमें एक और क्वेश्चन पूछा ये जाता है कि अगर दो अलग अलग चार्जेस हैं, सपोज जिस तरह यहाँ पर पॉजिटिव नेगेटिव है, यहाँ पर देखें तो दोनों ही पॉजिटिव हैं, सेम इसी तरह दोनों नेगेटिव की मैंने आपको एग्जांपल दी। इस केस के अंदर चूंकि चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट या रिपेल कर रहे होते हैं तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन और उसका मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड कर सकते हैं। डायरेक्शन तो बड़ा सिंपली कि आपने उसके ऊपर टेंजेंट ड्रॉ कर देना है। मैग्नीट्यूड किस तरह से फाइंड करेंगे, तो बच्चों मैग्नीट्यूड ड्रॉ करने के लिए आप नेगेटिव के लिए अलग से देखेंगे, पॉजिटिव के लिए अलग से देखेंगे। अब दो लाइन, एक पॉइंट के ऊपर आपको दो कितनी लाइंस मिल रही होंगी, दो, एक आपको पॉजिटिव चार्ज से और एक आपको दूसरे चार्ज से, सपोज नेगेटिव है तो नेगेटिव चार्ज से मिल रही होगी। इन दोनों का आपने रिजल्टेंट फाइंड करना होगा, और रिजल्टेंट किस तरह फाइंड होगा, दोनों के हेड टू टेल रूल, मतलब एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पॉजिटिव की, दूसरी इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव की, जो इस पॉइंट पर पहुंच रही है, और फिर इन दोनों पॉइंट्स के लिए जो वेक्टर्स आएंगे, सपोज ये वेक्टर्स आपके पास कुछ आ रहे हैं कुछ यूं, तो आप इन दोनों को हेड टू टेल रूल के अकॉर्डिंग ऐड करेंगे, ठीक हो गया। तो जो आपके पास रिजल्ट आएगा दैट विल बी द रिजल्टेंट, दैट विल बी द नेट अमाउंट एट दैट सर्टेन पॉइंट। तो बच्चों ये था आपका टॉपिक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या फिर लाइंस ऑफ फोर्स। होप सो आपको समझ आया होगा। और बच्चों बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से इसकी इंपॉर्टेंस जो है वो सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन की हद तक है। इस एक्सरसाइज में भी, चैप्टर के एक्सरसाइज में भी दो शॉर्ट क्वेश्चन हैं जो यहाँ से पूछे गए हैं। एक यही है कि वाई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर क्रॉस ईच अदर, वाई। तो उसके लिए आपने रिप्लाई क्या करना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैव ओनली वन डायरेक्शन एज इट इज़ कंसिडर्ड एज अ वेक्टर क्वांटिटी, और टेंजेंट एक ही डायरेक्शन प्रोवाइड कर सकता है। तो अगर लाइंस कट कर जाए तो एक से ज़्यादा टेंजेंट, और एक से ज़्यादा टेंजेंट मतलब ये बात गलत हो जाती है। तो बच्चों ये था आपका टॉपिक। ओके बच्चों, नेक्स्ट हमारा टॉपिक 12.4 एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक, कि स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी को हम कहाँ कहाँ पर यूज़ करते हैं। वर्ड एप्लीकेशन का मतलब होता है अप्लाई कहाँ कहाँ पर होती है, यूजेस क्या। अब इसके जो आपकी बुक पर यूजेस मेंशन है उनमें से पहला यूज़ है बच्चों फोटोकॉपियर, ज़ेरोग्राफी, ठीक है। साथ उस ज़ेरोग्राफी के अंदर फिर दो सब टॉपिक्स हैं, एक फोटोकॉपी मशीन और दूसरा इंकजेट प्रिंटर, ठीक हो गया। इनको तो हम यहाँ पे डिटेल में एक्सप्लेन कर देंगे। इसके अलावा भी इसके कुछ यूजेस हैं। नंबर 1 उनमें से एक ड्राई कार पेंटिंग होती है जी, मतलब जो कार्स के ऊपर पेंट किया जाता है, इस पेंट को करने के लिए भी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का सहारा लेते हैं। सेम इसी तरह
दूसरा यहाँ पर एयर क्लीनिंग के लिए सिस्टम है कि हवा को साफ़ करने के लिए ये नॉर्मल घरों में यूज़ नहीं हम करते, हम इसको यूज़ करते हैं फैक्ट्रीज़ का जो स्मोक होता है उसको क्लीन करने के लिए, ताकि वो पोलन्स, वहाँ से निकलने वाले कार्बन पार्टिकल्स, वहाँ से निकलने वाले डस्ट पार्टिकल्स ये हमारे एटमॉस्फेयर का हिस्सा ना बने। तो वहाँ पर हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को यूज़ करते हैं ताकि वो उन पोलन्स को, उन कार्बन पार्टिकल्स को, उनको हम बीच में अट्रैक्ट कर लें। वो मैशेस लगी होती हैं, जालियाँ, उनके अंदर वो वहाँ पर अट्रैक्ट कर लिए जाते हैं, जबकि क्लीन जो इन अ सेंस क्लीन एयर उसको हम वहाँ से इजेक्ट कर देते हैं। यहाँ पर जो आपकी बुक में यूज़ है दैट इज़ ज़ेरोग्राफी, और ज़ेरोग्राफी से पहले बच्चों यहाँ पर टॉपिक जो मेरे हिसाब से हम उसको पढ़ते हैं दैट इज़ फोटोकॉपी मशीन या फोटोकॉपियर। अब फोटोकॉपियर क्या है? फोटोकॉपियर असल में क्या चीज़ है कि एक मशीन है जिसमें आप अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट का एज इट इज़ प्रिंट निकाल लेते हैं, अब उसी का इन अ सेंस एक दूसरा इमेज बनाते हैं सेम उसी तरह का। अब फोटोकॉपी मशीन के अंदर सबसे पहले जी इसकी कंस्ट्रक्शन, इसके ऊपर सबसे पहले एक बेस ग्लास होता है। ये बेस ग्लास से आप वाकिफ़ होंगे, बेस ग्लास जिसके ऊपर आपने अपना ऑब्जेक्ट रखना है, मतलब आपने वो पेपर रखना है जिसको आपने फोटोकॉपी करना है। मतलब ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जिस ग्लास के ऊपर रखी जाती है ना, उस ग्लास को हम नाम देते होते हैं जी बेस ग्लास। ये है जी वो ओरिजिनल पेपर जिसकी आपने कॉपी करनी है, ठीक है, ये ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है। अब ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के ऊपर ऑब्वियसली कुछ ना कुछ लिखा होगा। सपोज इसके ऊपर एक अल्फ़ाबेट लिखा हुआ है दैट इज़ ए, और इसका कोई भी कलर हो सकता है, डजेंट मैटर। आप ज़्यादातर हम यूज़ करते हैं ब्लैक कलर, तो मैं इसके ऊपर आप की आसानी के लिए मैं इसके ऊपर ब्लैक कलर से इसको शो कर रहा हूँ। तो यहाँ पर एक अल्फ़ाबेट इसके ऊपर मेंशन है ए, और हमने इसी अल्फ़ाबेट को नीचे किसी दूसरे पेपर के ऊपर कॉपी करना। इस बेस ग्लास के ऊपर हमने लगा रखा होता है एक लाइट सोर्स। यहाँ पर हमारे पास एक सोर्स है, दैट सोर्स ऑफ लाइट, ये है सोर्स ऑफ लाइट। अब आप फोटोकॉपी मशीन को अक्सर आपने यूज़ होते देखा होगा, उसके अंदर एक लाइट स्लाइड करती है, ठीक है, वो मॉडर्न सेटअप है। पुराने जो मशीन है उसके अंदर क्या है, एक बल्ब ऑन होता था। अब उस बल्ब से क्या होता है, यहाँ से लाइट एमिट होती है और इस पूरे पेपर के ऊपर इंसिडेंट होती है। पेपर उसी लाइट को रिफ्लेक्ट करता है, क्योंकि हमने पेपर को रोशन करना है ना, तो पेपर के नीचे हम यहाँ पर यूज़ करते हैं एक लेंस, सिंपल माइक्रोस्कोप भी आप इसको कह सकते हैं। हम इसके साथ यूज़ करते हैं एक कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस क्या काम करता है? कॉन्वेक्स लेंस इस पेपर का इमेज नीचे ड्रम के ऊपर बनाएगा, जो फोटोकॉपी मशीन का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है, दैट इज ड्रम। अब बच्चों ये ड्रम बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इस पूरी मशीन के अंदर, क्योंकि फोटोकॉपी सारी की सारी इसी ड्रम की बेसिस के ऊपर ही होती है। ये ड्रम असल में रोटेट करता है। अब होगा यूँ कि जो इमेज आपने आपका लेंस ड्रॉ करेगा वो किस पर ड्रॉ करेगा, वो इस ड्रम के ऊपर ड्रॉ करेगा। अब आपके पेपर का इमेज इस ड्रम के ऊपर यहाँ पर बन जाएगा एज इट इज, और इस ड्रम की जो शेप है वो क्या होगी, दैट विल बी सिलेंड्रिकल। शेप कौन सी होगी जी, सिलेंड्रिकल। अब इसके ऊपर सारे का सारा वो प्रिंट होगा। ये बात ध्यान में रखिएगा, पेपर का वो पोर्शन जो ब्लैंक है, जिसके ऊपर लिखा हुआ नहीं है, वो वाइट कलर में होगा, वो कलर्ड पोर्शन होगा, लेकिन वो ब्राइट पोर्शन मतलब होगा। लेकिन जिस हिस्से पर आपने लिखा होगा वो किस तरह अपेयर होगा, दैट विल अपेयर एज डार्क। तो बच्चों आपका वो जो पोर्शन है, ये जो ए आपने लिख रखा है उस पेपर के ऊपर, ये सारे का सारा यहाँ पर अपेयर होगा डार्क के अंदर। बाकी पूरे का पूरा जो ड्रम है दैट विल बी ब्राइट। लाइट सोर्स है ना, वो इस पूरे को रोशन कर रही है, सिर्फ डार्क हिस्सा कौन सा होगा, जिस पोर्शन पे आपने लिख रखा है। अब इस ड्रम के ऊपर आ गए तो ये जो ड्रम है ये बनाया हुआ है हमने एल्यूमिनियम का। ये ड्रम असल में किस चीज का बना हुआ है, एल्यूमिनियम का। इस एल्यूमिनियम के ऊपर कोटिंग है, और वो कोटिंग किस चीज की है, दैट इज ऑफ सेलेनियम। सेलेनियम क्या चीज है, इट इज अ फोटो कंडक्टर। सेलेनियम इज अ फोटो कंडक्टर कि लाइट जब इंसिडेंट होगी तो वो कंडक्शन शो कर,
और जब लाइट नहीं है तो इंसुलेटर का काम करेगा। अब इंसुलेटर का काम किस तरह करेगा वो आपको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। सपोज आपके पास ये सेलेनियम बार है एक, इस सेलेनियम बार के ऊपर इस वक्त आपने रख रखा है जी पॉजिटिव चार्ज और डार्क पोजीशन है, मतलब अंधेरा है। जिस कमरे में आप वर्किंग कर रहे हैं लैब के अंदर इस वक्त अंधेरा है। आप इसको अटैच कर दें ग्राउंड के साथ। होना तो यूं चाहिए कि ये सेलेनियम सारे का सारा न्यूट्रल हो जाए, क्योंकि हमने पढ़ रखा है कि अर्थ एक यूनिवर्सल चार्ज एब्जॉर्बर है, तो ये पॉजिटिव चार्ज सारे का सारा न्यूट्रलाइज हो जाएगा जब वो अर्थ के साथ कांटेक्ट में आएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता। क्यों? क्योंकि सेलेनियम डार्क मीडियम के अंदर, डार्क एनवायरनमेंट के अंदर सेलेनियम कंडक्टर ही नहीं है। ये असल में क्या चीज़ है? फोटो कंडक्टर, कंडक्टर इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। तो ये पॉजिटिव चार्ज रिमूव नहीं होगा। लेकिन अगर आप इस सारे को शिफ्ट कर दें लाइट में, लाइट में जब आप शिफ्ट करेंगे तो ये सारे का सारा चार्ज जो सेलेनियम के ऊपर है ये ट्रांसफर हो जाएगा और सेलेनियम वो बिल्कुल टोटली न्यूट्रलाइज हो जाएगा। मतलब जितना पॉजिटिव उतना ही उस पर नेगेटिव चार्ज भी आ जाएगा। अब जो न्यूट्रलाइजेशन में भी आपको थोड़ा सा इश्यू रहता है। न्यूट्रलाइजेशन में एक बात याद रखिएगा, हम ये जब कहते हैं कि किसी सरफेस पे कोई चार्ज नहीं है, इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं है कि उस पर पॉजिटिव भी नहीं है नेगेटिव भी नहीं है। उसका मतलब ये होता है कि जितना उस ऑब्जेक्ट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है उतना ही उस पर नेगेटिव चार्ज भी है। अब जिस तरह यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है ना, तो इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं है कि सेलेनियम सारे के ऊपर है ही पॉजिटिव। नो, पॉजिटिव होने का मतलब ये है कि पॉजिटिव नेगेटिव के मुकाबले में ज़्यादा है। जितना ज़्यादा है उतना पॉजिटिव चार्ज है। नेगेटिव चार्ज होने का मतलब क्या होता है कि नेगेटिव पॉजिटिव से ज़्यादा है। इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि टोटली ही नेगेटिव है। न्यूट्रल होने का ये मतलब नहीं है कि कोई चार्ज नहीं है। न्यूट्रल होने का मतलब ये है कि पॉजिटिव चार्ज इज इक्वल टू नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव और नेगेटिव की चार्जेस की तादाद इक्वल। फिर एक और बात यहाँ पर ज़हन में रखिएगा, न्यूट्रलाइजेशन किस तरह से होती है। याद रखिएगा पॉजिटिव चार्ज नहीं मूव करता, मूव असल में इलेक्ट्रॉन्स करते हैं। अब जब न्यूट्रलाइजेशन होनी है, सेलेनियम के ऊपर यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज था ना, जब आपने इसको ग्राउंड के साथ अटैच करना है यहाँ पर, तो ग्राउंड से इलेक्ट्रॉन्स ने मूव करना है और वो इलेक्ट्रॉन्स मूव करके सेलेनियम के ऊपर आएंगे और उसको न्यूट्रलाइज करेंगे। कितने इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे? जितना पॉजिटिव चार्ज है उतने ही इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे। और जब डार्क मीडियम होगा तो न्यूट्रलाइजेशन नहीं होगी, क्योंकि सेलेनियम क्या चीज़ है? सेलेनियम इज अ फोटो कंडक्टर। लाइट होगी तो कंडक्शन करेगा, वरना कंडक्शन शो नहीं करेगा, तो सारे का सारा चार्ज रहेगा। इन द केस कि जब ब्राइट मीडियम होगा, जब एनवायरनमेंट आपका ब्राइट होगा, तो ये सारे का सारा पॉजिटिव न्यूट्रलाइज हो जाएगा। अब इस केस में कोई चार्ज सेलेनियम के ऊपर नहीं रहेगा। होप्स आपको ये सेलेनियम का कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। अब बच्चों सारे का सारा जो आपने ये ड्रम है ना, जैसे ही आप फोटोकॉपी मशीन को ऑन करते हैं तो इस पूरे ड्रम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। इससे पहले कि इसके ऊपर कोई इमेज बने, पूरे के पूरे ड्रम के ऊपर जो सेलेनियम से कोट किया गया है उस पूरे के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा। अब जब इस पर पॉजिटिव चार्ज होगा तो सारे का सारा जो लिखा हुआ पोर्शन है या जो सारा एम्प्टी पोर्शन है वो सारा पॉजिटिव से बना हुआ है, और साथ ही लाइट सोर्स ऑफ कर दिया जाता है। ठीक है, अब लाइट सोर्स जब आप ऑफ करेंगे तो होगा यूं कि जो पोर्शन आपने लिख रखा है वो पॉजिटिव चार्ज रह जाएगा, क्योंकि आपने इस ड्रम को साथ अटैच किया होता है वायर के साथ, और वो वायर इसमें से तमाम तो जो चार्जेस हैं उनको रिमूव कर लेती है। लेकिन जिस पोर्शन पे आपने लिखा हुआ है वो तो डार्क होगा। अब वो जो पोर्शन डार्क है, क्या वहां से चार्ज रिमूव होगा? नो। ठीक हो गया? फिर सुन लें, जैसे ही आप इसके ऊपर इमेज बनाएंगे तो इमेज वाला पोर्शन और बाकी पूरे के पूरे ड्रम का पोर्शन सारे का सारा पॉजिटिवली चार्ज उसके ऊपर होगा। लेकिन दूसरे एंड पे जैसे ही आप इसके साथ आप कोई भी वायर लगाकर इसको चार्ज को रिमूव करेंगे, हम खुद से तो नहीं लगाते, फोटोकॉपी मशीन के अंदर पहले से ये सेटअप होता है कि वो चार्ज रिमूव करवाती है। अब जैसे ही इसके ऊपर से चार्ज रिमूव होगा तो चार्ज सिर्फ ब्राइट पोर्शन से रिमूव होगा, डार्क पोर्शन से नहीं होगा। और डार्क पोर्शन कौन सा होगा? जिस सारे हिस्से पर आपने लिख रखा। तो वो जो ए वाला पोर्शन है वो सारे का सारा पॉजिटिव चार्ज से एज इट इज लिखा रहेगा।
नज़र तो खैर नहीं आएगा, वो पॉजिटिव चार्जेस ही हैं। अब मेन काम हो चुका, फिर उसको मैं थोड़ा सा आपके लिए रिवाइज कर दूं। सबसे पहले लाइट सोर्स, लाइट इंसिडेंट होगी पेपर के ऊपर, पेपर का इमेज बनेगा ड्रम के ऊपर। ड्रम किस चीज़ से बना हुआ है? एल्यूमिनियम का। उसके ऊपर कोटिंग किस चीज़ की है? सेलेनियम की। सेलेनियम कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट व्हाइल इट इज इंसुलेटर व्हेन इट इज डार्क। अब जैसे ही इसके ऊपर इमेज बनेगा तो हमने इमेज बनाने से पहले इस ड्रम को चार्ज कौन सा प्रोवाइड करना है? पॉजिटिव। पूरे के पूरे ड्रम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज ही है। अब जैसे ही इसके ऊपर इमेज बनेगा तो इमेज किस कलर का होगा? इट विल बी डार्क, ब्लैक कलर का होगा, क्योंकि वो लिखा हुआ पोर्शन है और वहां से लाइट रिफ्लेक्ट नहीं होती। ब्लैक बॉडी लाइट का एब्जॉर्बर है, तो यहाँ पर लाइट एब्जॉर्ब हो जाएगी, और लाइट एब्जॉर्ब होगी तो यहाँ पर ये वाला पोर्शन डार्क हो जाएगा, बाकी पूरे का पूरा ड्रम ल्यूमिनस ब्राइट ही रहेगा। अब इस वायर की मदद से सारे का सारा चार्ज न्यूट्रलाइज कर दिया जाएगा, सिर्फ और सिर्फ उस पोर्शन पर चार्ज रह जाएगा जिस हिस्से पर आपने वो डार्क। अब इसके ऊपर इंक को स्प्रिंकल किया जाता है, इंक को हम स्प्रे करते हैं, और इंक यहाँ पर जो है वो असल में क्या चीज़ है? दैट इज टोनर। टोनर को स्प्रे किया जाता है। टोनर इंक ब्लैक कलर की है जी, और इसके ऊपर चार्ज कौन सा है? इसके ऊपर चार्ज होता है नेगेटिव। अब नेगेटिव चार्ज इंक क्यों, नेगेटिव चार्ज टोनर ही क्यों? क्योंकि नेगेटिव पॉजिटिव को अट्रैक्ट करता है, इस वजह से हम इसके ऊपर इंक को स्प्रे करते हैं ताकि नेगेटिव पॉजिटिव के साथ बॉन्डिंग बना ले। जितनी स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होगी उतना ही अच्छा हमें इमेज मिलेगा। और दूसरा जितना भी हिस्सा ये तो सारा न्यूट्रल है, तो उसके साथ टोनर स्टिकिंग नहीं करेगा, तो सिर्फ स्टिकिंग कहाँ पर करेगा? इस पॉजिटिव वाले हिस्से के ऊपर। अब ये ड्रम रोटेट करेगा, ऑब्वियसली ये ड्रम रोटेट करेगा, तो ड्रम रोटेट करके जब ये नीचे ए पहुंचेगा, इधर से हम एक पेपर को खुद ब खुद मशीन उसको इनटेक करती है, यहाँ से अंदर पेपर जाएगा, ड्रम रोटेट करके जैसे ही पेपर के ऊपर आएगा तो इंक सारी की सारी पेपर पे लग जाती है। अभी तक ये इंक किस फॉर्म में है? ये ड्राई इंक है पाउडर फॉर्म में, ये ड्राई इंक है पाउडर फॉर्म में जो हमने स्प्रे की, और इंक के ऊपर चार्ज कौन सा होता है? नेगेटिव चार्ज होता है, और वो पेपर के ऊपर जैसे ही उसके ऊपर आप स्प्रे करेंगे तो वो सिर्फ इसी हिस्से पर स्टिकिंग करेगी। स्टिकिंग क्यों करेगी? क्योंकि ये वाला हिस्सा पॉजिटिव चार्ज है, और इंक के ऊपर, टोनर के ऊपर चार्ज कौन सा है? नेगेटिव। पेपर जैसे ही पास करेगा ये पोर्शन इसके ऊपर टच करेगा, और वो सारी की सारी इंक शिफ्ट हो जाएगी पेपर के ऊपर। अब आखिरी चीज़, हमने उस इंक को मेल्ट करवाना है, तो नेक्स्ट आखिरी पोर्शन हमने आगे लगा रखा होता है हीटेड रूलर्स। ये जो लास्ट वाला पोर्शन है ये कौन सा है? हीटेड रूलर्स। हम पेपर को इसमें से पास करवाते हैं। ये चूंकि पोर्शन गर्म होता है ना, तो इंक मेल्ट हो जाएगी। इंक मेल्ट होने के बाद पेपर में एब्जॉर्ब हो जाती है, तो इस तरह से वो पूरी की पूरी प्रिंटिंग हो गई। तो ये था बच्चों आपका फोटोकॉपी मशीन। और आपने देखा होगा जो फ्रेश फोटोकॉपी पेपर होता है वो हमेशा हीटेड होता है। उसकी वजह यही है कि लास्ट वो पास करता है हीटेड रूलर्स में से, और वहाँ पर हीटेड रूलर्स उसको इंक को मेल्ट करके उसमें एब्जॉर्ब करते हैं। तो बच्चों ये था आपका टॉपिक एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का पहला हिस्सा, फोटोकॉपी मशीन। और ये बच्चों पूछा जाता है लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर। और बच्चों इसके लिए दूसरा नाम ना आपकी बुक पर यूज़ करते हैं हम, ज़ेरोग्राफी। वो ज़ेरोग्राफी इसीलिए हम लिखते हैं क्योंकि वर्ड ज़ेरो का मतलब होता है ड्राई, और ड्राई क्यों? मैंने आपको बताया इंक किस फॉर्म में है? पाउडर फॉर्म में। इस वजह से हम इसको कहते हैं ड्राई, और ग्राफी वर्ड का मतलब होता है राइटिंग। तो बच्चों आपसे जब लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जाए तो आप सबसे पहले बेसिक प्रिंसिपल बताएं कि इसका बेसिक प्रिंसिपल कौन सा जी? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ठीक है। फिर उसके अंदर आप बेसिक इसकी सबसे पहले इसकी कंस्ट्रक्शन कोशिश करें, डायग्राम बनाएं, तमाम तर इसके जितने भी पार्ट्स हैं उनको एक्सप्लेन करें। और सबसे जो इम्पॉर्टेंट पार्ट है वो ड्रम है, और ड्रम को हार्ट ऑफ मशीन भी हम कहते हैं। इन अ सेंस जिस तरह कंप्यूटर में सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट सीपीयू होता है, तो यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट कौन सा जी? ड्रम। ड्रम बना किस चीज़ से? एल्यूमिनियम कोटेड किस चीज़ से है? सेलेनियम के साथ। फोटो कंडक्टर को एक्सप्लेन करें, ये पूरे डायग्राम्स अगर आप चाहें तो बनाकर इसको प्रॉपर एक्सप्लेन कर दें, और उसके बाद सारी की सारी वर्किंग। तो बच्चों यूँ आपने इसको अटैम्प्ट करना है, और बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन। नेक्स्ट हिस्से में अब इसमें में दूसरा इसका पार्ट करेंगे, एंड दैट इज इंकजेट प्रिंटर। बच्चों नेक्स्ट हमारा टॉपिक एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का दूसरा हिस्सा है जी, इंकजेट प्रिंटर। इंकजेट प्रिंटर्स क्या काम करते हैं?
कंप्यूटर्स के साथ हम इनको अटैच करते हैं और आपको वो प्रिंट निकाल के देते हैं। इसके लिए हम सिंपली नाम यूज़ करते हैं प्रिंटर्स। अब प्रिंटर्स के अंदर या इंकजेट प्रिंटर के अंदर क्या है, सबसे पहले एक हमारे पास बॉक्स है जिसके अंदर हमने इंक को स्टोर किया होता है। उस बॉक्स को हम नाम देते हैं जी इंक सप्लाई। रिमेंबर यहाँ पर भी इंक का नाम हम ज़्यादातर टोनर ही यूज़ करते हैं और यहाँ पर भी ये पाउडर्ड फॉर्म में ही है, मतलब ड्राई इंक यूज़ की जाती है। इसके ऊपर लगा होता है पंप और पंप के ऊपर है नोज़ल जो कि बड़ा फाइन स्प्रे इंक का करेगी इस टारगेट के ऊपर। और टारगेट हमारा इस केस में कौन सा जी, पेपर है जिसके ऊपर आपने प्रिंट करना है। अब तमाम तर कमांड्स के प्रिंट कितना होगा, किस हिसाब से होगा, उस सब को कंट्रोल करता है चार्जिंग कंट्रोल्स। और चार्जिंग कंट्रोल्स आगे अटैच किसके साथ होते हैं, दे आर अटैच विद योर कंप्यूटर। कि कंप्यूटर इसको इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करता है कि आपने पेपर के किस हिस्से पर क्या क्या और कैसे प्रिंट कर रहा है। नेक्स्ट इसके आगे लगी होती हैं जी डिफ्लेक्शन प्लेट्स। और डिफ्लेक्शन प्लेट्स क्या है का काम सिर्फ और सिर्फ क्या है कि वो पोर्शन पेपर का जो खाली हो, मतलब अब सारे हिस्से पे तो नहीं हमने लिखना, हमने पेपर का कुछ हिस्सा खाली भी बीच में होगा। मतलब आपने सपोज दो अल्फ़ाबेट्स लिखे हैं ए एंड बी, तो इनके दरमियान में ये पोर्शन खाली, ये ए और बी के दरमियान में साइड्स पे जगह खाली। तो डिफ्लेक्शन प्लेट्स का काम ये है कि जो ब्लैंक वाला हिस्सा है इसको ब्लैंक रखना। ये ना हो कि नोजल से इंक निकले और सारी की सारी पेपर के ऊपर ही लगे। हमने सारे इंक पेपर पर नहीं लगने देनी, सिर्फ उतना हिस्सा जहां पर लिखा हुआ हो। तो डिफ्लेक्शन प्लेट्स क्या करती हैं, उन इंक ड्रॉपलेट्स को डिफ्लेक्ट कर देती हैं गटर में, ताकि जो ब्लैंक हिस्से वाली इंक है वो पेपर तक ना पहुंचे, वो वहां से गटर में शिफ्ट कर दी जाती है। और इसको बाद में अटैच किया होता है हमने इंक सप्लाई के साथ, तो ये सारी इंक वापस आ जाती है। रही बात यहाँ पर प्रिंटिंग किस तरह होगी, तो उसका काम कौन करेगा, चार्जिंग इलेक्ट्रोड्स। चार्जिंग इलेक्ट्रोड्स डिफ्लेक्शन शो करते हैं, इस नोजल में से निकलने वाली इंक को डिफ्लेक्ट करवाते हैं। क्योंकि यहाँ से जो इंक निकलेगी इसके ऊपर हम चार्ज रखते हैं पॉजिटिव। अगर हमें पेपर के ऊपर वाले हिस्से के ऊपर यहाँ पर इंक चाहिए तो यहाँ से निकलने वाली जो इंक है वो चार्जिंग इलेक्ट्रोड्स की मदद से हम डिफ्लेक्ट कराएंगे। तो इसका मतलब ये है कि हमें चार्जिंग इलेक्ट्रोड्स के इस एंड पर हमें नेगेटिव चार्ज देना पड़ेगा। ये नेगेटिव इस इंक को अट्रैक्ट करेगी और अट्रैक्ट करने के बाद ये यहाँ से यूँ डिफ्लेक्ट होगी और अल्टीमेटली हिट करेगी हमारे एग्जैक्ट टारगेट के ऊपर। ठीक हो गया। सेम इसी तरह अगर आपने नीचे की तरफ डिफ्लेक्ट कराना है तो आप इस ऊपर वाली प्लेट पर पॉजिटिव चार्ज दे दें। पॉजिटिव पॉजिटिव को क्या करेगा, रिपेल, और यहाँ से वो डिफ्लेक्ट होकर किधर आ जाएंगे, नीचे। तो यूं हम इंक की डिफ्लेक्शन की मदद से प्रिंटिंग कर लेते हैं। तो ये बच्चों सिंपल सा टॉपिक है, ये लॉन्ग और शॉर्ट के हिसाब से सच कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए इस टॉपिक के बारे में। नेक्स्ट रह गया बच्चों, कलर प्रिंटर्स भी हमारे यहाँ अवेलेबल हैं। कलर प्रिंटर्स के अंदर इंक सप्लाई के 3 चैम्बर्स होते हैं और उसमें तीनों बेसिक कलर यूज़ किए जाते हैं। अकॉर्डिंग टू साइंस 3 बेसिक कलर हैं, रेड, ब्लू, ग्रीन। तो उनको हम यूज़ करते हैं, उन्हीं की कम्बिनेशन से सारे के सारे आगे कलर्स प्रोड्यूस कर लिए जाते हैं। तो बच्चों ये जो इंक टोनर है, ब्लैक टोनर, इसके लिए भी आपकी बुक पर एक साइड इन्फॉर्मेशन दी गई है और उस साइड इन्फॉर्मेशन में ये लिखा गया है कि वो जो इंक टोनर बनाया जाता है वो बनाया जाता है कार्बन से। अगर आपने उस इंक टोनर को उसकी फाइनेस्ट फॉर्म में अगर आपने घर पर बनाना है या उसको ऑब्जर्व करना है तो जो कैंडल फ्लेम होता है, कैंडल फ्लेम में से यहाँ ऊपर स्मोक निकलता है। आप कैंडल फ्लेम से थोड़ा सा ऊपर कोई वाइट सरफेस रखें ना तो उस वाइट सरफेस के ऊपर ब्लैक कलर का कार्बन अटैच होना शुरू हो जाता है। दैट कार्बन इज इनफैक्ट टोनर, वही ड्राई इंक है। तो ये भी ज़ेरोग्राफी में ही आता है, ड्राई राइटिंग के अंदर। ज़ेरो मीन्स ड्राई, ग्राफी मीन्स राइटिंग। तो बच्चों ये था आपका टॉपिक ज़ेरोग्राफी, और ज़ेरोग्राफी का दूसरा हिस्सा इंकजेट प्रिंटर। थैंक यू सो मच।